उत्तराखंड एक्सप्रेस में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगातार बढ़ती जा रही है और अब ये मामला गंभीर होता जा रहा है। अल्मोड़ा में आग बुझाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और आग में झुलसे तीसरे शख्स ने भी कल दम तोड़ दिया। अब तक अल्मोड़ा के सोमेश्वर में 3 लोगों की आग में झुलसकर मौत हो गई है, जबकि एक अन्य घायल है और पिछले 24 घंटे में 64 जगहों पर आग के जो मामले हैं वो देखे गए और साथ ही अब तक कुल 868 घटनाएं आग की हो चुकी हैं। 1085 हेक्टेयर जंगल भी इससे प्रभावित हुए हैं और अब तक 25 लाख के नुकसान का अनुमान है। कुमाऊं में सबसे ज्यादा 456 मामले सामने आए और इस बार पिछले पूरे फायर सीजन यानी कि 2023 के साल भर में लगी आग का जो रिकॉर्ड है वो इस साल टूट गया है और लगातार आग की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक जंगल धधक रहे हैं, जिसको लेकर आज हाई लेवल की मीटिंग होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री धामी दिल्ली से वर्चुअली मीटिंग करेंगे और अफसरों से अब तक के हालात की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 64 जगहों पर जंगल जल चुके हैं, जिसमें 1085 हेक्टेयर एरिया में आग लगी है, जिससे कि काफी ज्यादा एरिया प्रभावित भी हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ में देहरादून से दीपांकर भट्ट जुड़ गए हैं। दीपांकर, क्या अपडेट है, क्योंकि आग की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और 3 लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसे में क्या इंतजाम किए जा रहे हैं वन विभाग की तरफ से, और साथ ही आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक भी लेंगे, तो बैठक को लेकर किस तरह की जानकारी, क्या कुछ कयास? बिल्कुल, इससे पहले जो बैठक मुख्यमंत्री ने देहरादून में ली थी उसमें सभी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि छुट्टी कैंसिल करने की बात भी की थी। हल्द्वानी में उन्होंने मीटिंग ली थी और तब उन्होंने कहा था कि इन हालात को देखते हुए कोई भी फॉरेस्ट का अफसर फिलहाल छुट्टी पर ना रहे। आज जो बैठक मुख्यमंत्री लेने वाले हैं वर्चुअल बैठक होगी। मुख्यमंत्री दिल्ली से मौजूद रहेंगे और इसमें चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे डीजीपी हो या फॉरेस्ट चीफ हो, इसके अलावा जो और ऑफिशियल्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स के डीएम, ये सभी से मौजूद रहेंगे। जिस तरीके की स्थितियां हमने अभी दिखाई और खबरें दिखाई, ये एक्चुअल हालात इस वक्त बने हुए हैं। तमाम पहाड़ी जिलों में सबसे ज्यादा दिक्कतें खासतौर नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, इसके अलावा पौड़ी और दूसरी जगहों पर भी इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तो जंगलों की आग कहीं ना कहीं, जैसा हमने बताया कि 2023 के से ज्यादा रिकॉर्ड इस बार टूटे हैं। तो अभी भी मई पूरा और जून 15 तारीख तक अगर मानसून सीजन को माना जाए तो लगभग 40 से 45 दिन अभी भी चैलेंजिंग रहेंगे पूरी गवर्नमेंट के लिए यहां पर। और क्योंकि 4 धाम यात्रा भी इस बीच में होनी है और जंगल की आग जिस तरीके से फैल रही है लगातार, 3 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है, तो चैलेंज गवर्नमेंट के लिए है। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी समीक्षा करेंगे कि पिछले 1-1.5 हफ्ते में किस तरीके से इसके लिए काम किया गया और आगे जो अब इस हालात बने हुए हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, उसको लेकर आज बैठक होने वाली। नल्ले, तो बिल्कुल आज बैठक होगी जिसमें फीडबैक भी लेंगे और साथ ही कुछ दिशा निर्देश भी जारी कर सकते हैं सीएम। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका। उत्तराखंड में बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक कई जिलों में आज बारिश के आसार हैं। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। इसके साथ ही बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर हवाओं के साथ में आंधी का भी पूर्वानुमान जताया गया है और उत्तराखंड के कई सारे जिलों में आंधी आ सकती है। इसके अलावा आज तेज बारिश का जो अनुमान है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। राज्यपाल ने शुक्रवार को राजभवन में 4 धाम यात्रा की तैयारी को लेकर मीटिंग की, जिसमें सभी डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करने को लेकर फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर काम करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी यात्रियों को सुविधाएं देने की बात कही गई है। और मीटिंग में पर्यटन, पुलिस, खाद्य विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों ने अपनी अपनी तैयारियों के बारे में गवर्नर को जानकारी दी। केदारनाथ धाम में हेली टिकटों में धांधली रोकने के लिए सरकार ने
IRCTC को जिम्मेदारी दी है, लेकिन साइबर फ्रॉड फिर भी एक्टिव है। वहीं हेली फ्रॉड के साथ में पुलिस के सामने अब दूसरी बड़ी चुनौती केदारधाम में होटल बुकिंग के नाम पर हो रही ठगी को रोकना है, क्योंकि साइबर ठग केदारनाथ धाम के रुकने के लिए होटल, गेस्ट हाउस और साथ ही धर्मशालाओं की फर्जी वेबसाइट बनाकर बुकिंग ले रहे हैं। इसमें कई वेबसाइट बिहार के नालंदा और साथ ही पश्चिम बंगाल से बनाई गई हैं। पुलिस ने ऐसी 6 फर्जी वेबसाइट को बंद कराया है, साथ ही कई फर्जी मोबाइल नंबरों को भी बंद करवाया गया है। तो इस तरह के जो फर्जी साइट्स है, जिसमें विशेषकर पश्चिम बिहार, नालंदा और ये वेस्ट बंगाल के तरफ के जो है साइट पे देखने को मिला है। अभी तक रुद्रप्रयाग पुलिस ने 6 साइट ब्लॉक की है। चारधाम यात्रा से पहले ही परिवहन विभाग ने अपने 100 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को फील्ड में उतारने का जो काम है और प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया है। सभी कर्मियों को 8 मई से तैनात कर दिया जाएगा। विकास नगर के बाड़वाला में नई चेकपोस्ट भी तैयार की गई है, साथ ही 2 नए इंटरसेप्टर भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि इंटरसेप्टर गाड़ी में एक रडार बेस्ड कैमरा डिवाइस होती है, जिससे कि गाड़ियों की स्पीड और उसकी डिटेल्स पर भी नजर रखी जाती है। वहीं सोनप्रयाग से गौरीकुंड में भी जाम से निपटने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। हमने 4 चेकपोस्ट नीचे लगाई हैं, जहां फुटहिल्स में पहले 3 हम लगाते थे। उसमें 2 ऋषिकेश में लगती थी, भद्रकाली और तपोवन में, और 1 कुठाल गेट में लगती थी मसूरी रोड पर। एक हमने नई चेकपोस्ट इस बार लगाने का निर्णय लिया है, वो है विकास नगर से यमुना ब्रिज की तरफ जो मार्ग जाता है, उससे भी काफ़ी यातायात चल रहा है इन दिनों, तो वहाँ पर एक बाड़वाला में चेकपोस्ट लगाएंगे। उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट में 10वीं की टॉपर प्रियांशी रावत की जिस सफलता के लिए शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों की पीठ ठोक रहा था, अब पता चला है कि प्रियांशी रावत ने सरकारी स्कूल से नहीं बल्कि एक डमी स्कूल से बोर्ड टॉप करके नाम रोशन किया है। आखिर डमी स्कूल क्या है, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देहरादून की सहस्त्रधारा रोड पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट और डमी स्कूल का मिक्सचर है। इसी हफ्ते पिथौरागढ़ की प्रियांशी रावत के 10वीं टॉप करने के बाद डमी स्कूल चर्चा में आए हैं। प्रियांशी जिस स्कूल में पढ़ती थी उसकी मान्यता सिर्फ 8वीं क्लास तक थी, लिहाजा उसके एग्जाम एक डमी स्कूल में कराए गए। अब जब उसने टॉप कर लिया तो सेहरा भी डमी स्कूल के सिर बंधा है। जानकार कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में डमी स्कूल का धंधा बहुत तेजी से फैला है, खासकर जब से 10वीं के बाद इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग का सिलसिला चला है। यहाँ स्टूडेंट्स कोचिंग के साथ कोचिंग सेंटर की मदद से एक स्कूल में दाखिला लेते हैं, जहाँ सिर्फ एग्जाम देने जाना होता है। धंधा चोखा है, जहाँ हर कोई अपना शेयर बना रहा है। और उसने हमें जिम्मेदारी दी है, हमने औचक निरीक्षण भी किया है, बहुत सम्मानित स्कूलों का भी किया है, और उनको वार्निंग भी इशू की गई है CBSE की तरफ से कि अगर भविष्य में इस तरह की अनियमितताएं आपके यहाँ पाई जाती हैं और डमी कैंडिडेट के केस हम आते हैं तो CBSE आपकी मान्यता निरस्त करने में देरी नहीं कराएगा। CBSE किसी भी रूप में डमी स्कूल या डमी कैंडिडेट को प्रमोट नहीं करता है। इतना ज़्यादा माहौल रिजल्ट ओरिएंटेड है कि जो गार्जियन वहाँ कोचिंग में स्टूडेंट को दाखिल करा के आ रहा है तो सोचता है कि 2 साल बाद या 4 साल बाद जब उसका अपना बच्चा वहाँ से निकलेगा तो वो JEE में या नीट में या इस तरह के किसी एग्जाम में सक्सेस होगा। तो ये कंसेप्ट के तौर पर अच्छा लगता है, पर अगर ग्रोथ के लिहाज से देखें तो ये थोड़ा सा अस्वीकार्य सा कंसेप्ट है। डमी स्कूल यूं तो कागजों में वैध हैं, लेकिन इनकी गतिविधियां शिक्षा विभाग के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। अब जब मामला न्यूज़ 18 ने उठाया तो सुनिए अधिकारियों का क्या जवाब है। लेकिन जहाँ ये पढ़ती थी और ये वो वाली बात अगर सच है तो उसमें जांच की जाएगी, और जो भी अधिकारी होंगे जिन्होंने इस तरह का चीज़ें नहीं देखी उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। देखिए, सरकार ने तो डमी स्कूल बिल्कुल बैन किए हुए हैं। जब तक किसी स्कूल को मान्यता नहीं मिल जाती है तब तक वो स्कूल अपने यहाँ उस क्लास को नहीं चला पाएगा जिसकी उसकी मान्यता नहीं है। ये बड़ा स्पष्ट है। जानकार ये भी मानते हैं कि डमी स्कूल इसलिए भी चल रहे हैं क्योंकि समाज का एक बड़ा तबका, जिनमें कई पेरेंट्स भी हैं, उनकी मौन मंजूरी ऐसे स्कूलों को मिली हुई है।
न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट में एक्टर कंगना रनौत को जिताने का जिम्मा उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं के कंधों पर है। उत्तराखंड से 70 से ज्यादा नेता हिमाचल में डेरा डाले हैं और इनमें से आधे कंगना रनौत की मंडी लोकसभा सीट में कैंप कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी के 70 से ज्यादा नेता इन दिनों पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में चुनावी ड्यूटी पर हैं। खास तौर पर हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर, शिमला और मंडी लोकसभा सीट पर पार्टी का पूरा फोकस है। इसलिए बीजेपी संगठन ने उत्तराखंड से ऐसे नेताओं की टीम भेजी है जिन्हें चुनाव लड़ाने का अनुभव है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सांसद अजय भट्ट, अजय टम्टा समेत संगठन मंत्री अजय कुमार हिमाचल प्रदेश की 3 लोकसभा सीट पर पूरा जान झोंक रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के मंडी सीट से चुनाव लड़ने से वैसे ही ये सीट बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल बनी है। ऊपर से पिछले चुनाव में मंडी सीट पर बीजेपी की पकड़ कमजोर रही है, जिसको देखते हुए पार्टी ने पूरा फोकस मंडी सीट पर लगाया है। अकेले इस सीट पर उत्तराखंड के 35 से ज्यादा नेता मैदान में हैं। जहां 3 लोकसभाओं में मंडी लोकसभा, हमीरपुर लोकसभा और शिमला लोकसभा में लगभग 80 से अधिक हमारे नेतागण वहां चुनाव लड़ाने के लिए गए हैं। 27 तारीख से हमारे नेताओं को जाना प्रारंभ हो गया था। इसमें हमारे पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री श्री अजय टम्टा जी मंडी लोकसभा में है। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार जी भी मंडी लोकसभा में हैं। उनके साथ 2 दर्जन से अधिक नेता हमारे मंडी लोकसभा में काम कर रहे हैं। वहीं दूसरे राज्यों में चुनावी ड्यूटी पर गए नेता ब्लॉक लेवल पर प्रचार में जुटे हैं, जो रैली से लेकर कैंडिडेट के लिए जनसंपर्क तक करते नजर आ रहे हैं। चुनाव लड़ाने में दक्ष है और जिनको चुनाव लड़ाने का अनुभव रहा है उनको हिमाचल भेजा गया है। और हिमाचल में जितने कार्यकर्ताओं का केंद्र की तरफ से आदेश हुआ माननीय राष्ट्रीय स्तर से, तो उन कार्यकर्ताओं को भेजा है। हिमाचल प्रदेश की सभी सीटों पर वोटिंग अंतिम चरण में 1 जून को होना है, जबकि उत्तराखंड में पहले चरण में ही मतदान खत्म हो चुका है। अब ऐसे में बीजेपी ने अपने नेताओं की फौज को हिमाचल के रण में उतार दिया है, जहां के हालात भी उत्तराखंड जैसे ही हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। चुनाव आचार संहिता का आनंद उत्तराखंड का सरकारी सिस्टम ले रहा है। कुछ जरूरी विभागों को छोड़कर सब में सन्नाटा है। मंत्री चाहकर भी काम नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए इस सिस्टम को बदलने की बात अब मंत्री भी करने लगे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसी से जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता पूरे देश में 6 जून तक लागू रहेगी, यानी 6 जून तक न कोई कैबिनेट मीटिंग होगी, न कोई फैसला। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को चुनाव हो चुका है, लेकिन निकाय चुनाव से लेकर ज्यादातर विभागों में काम के लिए 6 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा। कुछ जनता से जुड़े मामलों के लिए मीटिंग की छूट चुनाव आयोग से ली गई है, जैसे पानी, बिजली, आपदा प्रबंधन, 4 धाम यात्रा, जंगल की आग जैसे जनहित से जुड़े मामलों में ही मुख्यमंत्री मीटिंग ले सकते हैं। पर इसके अलावा ना किसी विभाग की बैठक मंत्री बुला सकते और ना ही विभागों में कोई काम हो सकता है। मतलब यह कि सरकारी अफसर कर्मचारियों के दिन आजकल बिना किसी टेंशन के कट रहे हैं। हाल ही में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने 2 मीटिंग की जो आचार संहिता में चर्चाओं में रही, तो शहरी विकास मंत्री न निकाय चुनाव की मीटिंग कर पा रहे और न जून में पूरे होने वाले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की। मंत्री भी मानते हैं कि पहले चुनाव के बावजूद आचार संहिता में काम न करने का सिस्टम बदलना चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि इस व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। जब जहाँ पर चुनाव हो चुके हैं और एक लंबा समय बाकी है, तो वहाँ पर इसको उससे मुक्त रखना चाहिए, ताकि इसकी वजह से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। और विशेषकर उत्तराखंड के अंदर तो क्योंकि यात्रा सीजन है, गर्मी में पेयजल की भी दिक्कत रहती है। मैंने तो पहले भी एक बार जब कैबिनेट की मीटिंग थी उस दौरान चुनाव आचार संहिता से पहले सबके बीच में मैंने आग्रह किया था कि कोई ऐसा रास्ता निकलना चाहिए कि हम चुनाव हमारे ख़त्म होने के बाद ये आचार संहिता या तो ख़त्म हो या शिथिलता मिले, ताकि हम अपने विकास कार्य या जिसके लिए हमारी जिम्मेवारी है वो हम पूरा कर सकें। वोटिंग को अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और सरकारी सिस्टम का अब ये हाल है। और बिना काम के खाली बैठे मंत्री, अफसर, कर्मचारियों को अभी 1 महीने और आराम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम तुरंत बदलने वाला नहीं है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
6 महीनों में अब तक उद्यान घोटाले की जांच नहीं हो पाई है, जबकि हाईकोर्ट ने सीबीआई को 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा था और इसी मामले में अब पुनर्विचार याचिका की तैयारी की जा रही है। तो वहीं दागी अफसर अब भी जमकर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिस्टम को ठेंगा दिखाकर उद्यान घोटाले का आरोपी निदेशक हरमिंदर बावेजा हिमाचल चला गया। अगर वक्त पर एक्शन हुआ होता तो बावेजा और उसका साथ देने वाले उद्यान विभाग के आरोपी अफसर मुश्किल में होते। 11 अक्टूबर 2023 को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने 3 महीने में जांच रिपोर्ट देने को कहा, जिसमें एसआईटी की जांच को भी जोड़ा जाए। 11 अक्टूबर 2023 से अब तक 6 महीने बीत चुके हैं, पर जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में नहीं पहुंची। इसी पर शिकायतकर्ता दीपक करगेती ने सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? इसी पर दीपक करगेती ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी की है। उद्यान में जो भ्रष्टाचार है वो रुक नहीं रहा है। इसको लेके हम माननीय उच्च न्यायालय पुनः याचिका दायर करने जा रहे हैं, ताकि माननीय न्यायालय से यह मांग कर सकें कि जो सीबीआई जांच को आज 5 महीने से भी अधिक का समय हो गया है, वो अब माननीय न्यायालय के समक्ष रखी जाए और उस जांच में जो जो तथ्य सामने सीबीआई ने निकाले हैं वो सबके समक्ष रखे जाएं। उद्यान घोटाले में अब तक कोई बड़ा एक्शन न होना पहले दिन से कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आरोपी निदेशक सस्पेंड होने के बाद हिमाचल निकल गया, पर बाकी अफसरों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। वहीं एसआईटी जांच में जिन अफसरों के नाम है उन पर कोई एक्शन होता नहीं दिख रहा और अब सीबीआई की तरफ से जांच में हो रही देरी सवाल खड़े कर रही है। किसानों के नाम पर करोड़ों रुपए का खेल हो गया। सीबीआई को जांच चली गई, लेकिन अब तक किसी पर जांच की आंच नहीं आई। आखिर ऐसा क्यों? मामला सीबीआई पर है और सीबीआई पर लोगों का एक विश्वास है और सीबीआई पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है और हमें पूरा भरोसा है कि शीघ्र ही जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी और उनको जो है उनकी जगह मिलेगी। हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ उद्यान विभाग सुप्रीम कोर्ट भी गया था ताकि सीबीआई जांच न हो, पर तब झटका लगा और अब जांच रिपोर्ट में देरी पर फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी उद्यान विभाग की फजीहत करा सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों को अभी बजरंग सेतु का इंतजार करना पड़ेगा। साल 2018 में तकनीकी खामियों को देखते हुए ऋषिकेश के विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला पुल को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था और इसी के पास पे बजरंग सेतु का निर्माण शुरू किया गया था, जिसे पिछले साल यानी कि 2023 में बनकर पूरा होना था, लेकिन लेट लतीफी के चलते अब उम्मीद 2025 के बाद तक की है। लक्ष्मण झूला पुल बंद होने से यहाँ पर विदेशी पर्यटकों के साथ साथ देसी पर्यटकों को भी आने जाने में दिक्कत होगी और उनका भी आना जाना बंद हो गया है, जिसके चलते यहाँ के व्यापार और आवागमन पर भी इसका असर पड़ा है। ऐसे कर रहे हैं कि बजरंग सेतु का जो कार्य है वो इस साल हम पूर्ण कर लें और उसमें अबेटमेंट का कार्य काफी पूर्ण हो गया है। उसके द्वारा लास्ट वीक मैंने निरीक्षण किया था उसका, कुछ उसमें जो मटेरियल मोबिलाइज करने में जो भी उनको सहूलियत चाहिए थी वो हमने उनको प्रोवाइड करी है और लगातार मोबिलाइज कर दिया है, लेबर भी बढ़ाई गई है। तो कोशिश कर रहे हैं कि इस साल उसको पूरा कर लें। चक्राता में वीर शहीद केसरी चंद के बलिदान दिवस पर भव्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे और मेले का आनंद लिया। हर साल रामताल गार्डन में भव्य मेला आयोजित किया जाता है। मेले में सांस्कृतिक लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी और संगीत पर लोग झूमते हुए भी नजर आए। सिर्फ 24 साल की उम्र में केसरी चंद ने फांसी के फंदे को गले लगा लिया था और उनको मेले में याद किया गया।